नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ठीक है, जहांगीर के विषय में पिछली वीडियो में हमने जहांगीर की विभिन्न पत्नियां और जुनता गुट के बारे में पढ़ा था। आज हम जहांगीर के काल के प्रमुख घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जहांगीर की धार्मिक नीति। अकबर की अगर हम धार्मिक नीति की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की धार्मिक नीति पर आधारित थी, जो मंगोलों की जो नीति है उसके ऊपर बेस थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो जहांगीर की धार्मिक नीति की अगर बात की जाए तो जहांगीर की धार्मिक नीति कुछ कट्टर और कुछ सॉफ्ट रही है। सॉफ्ट में क्या रहा, देखिए, जैसे सबसे पहले जहांगीर ने, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जहांगीर ने सबसे पहले रक्षाबंधन का त्योहार कब बनाया था। तो जहांगीर ने 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार बनाया है। इसके बाद एक श्रीकांत नामक हिंदू था, उसे हिंदू का जज नियुक्त किया है। इसके बाद की अगर घटनाओं की बात करेंगे तो फादर जेवियर जो एक ईसाई है, उससे खुद ईसाई धर्म की शिक्षा ली। हालांकि जहांगीर ईसाई नहीं बना था, ये आप ध्यान रखना है, लेकिन ईसाई धर्म के विषय में जानने या फिर ईसाई धर्म की शिक्षा ली फादर जेवियर से। और 1610 में जो दानियाल है, जो अकबर का लड़का था, दानियाल के पुत्र को जब ईसाई बना दिया गया था तो जहांगीर ने इस विषय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि धार्मिक रूप से जहांगीर असहिष्णु नहीं था। उसकी जो नीति थी वो सहिष्णुतावादी नीति थी। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो जहांगीर को धार्मिक रूप से कट्टर घोषित करते हैं। जैसे देखिए, हमने खुसरो का विद्रोह पढ़ा था। ये तो जब खुसरो का विद्रोह किया था, खुसरो ने, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। 1606 में जब खुसरो ने विद्रोह किया था तो खुसरो पंजाब पहुंचा, और पंजाब में इस समय गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, वे प्रमुख धार्मिक नेता थे सिखों के। तो गुरु अर्जुन देव ने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता की थी खुसरो की। और इस समय का प्रावधान ये था कि अगर कोई विद्रोही शहजादा हो या कोई विद्रोही सूबेदार हो उसकी सहायता करता है किसी भी प्रकार से, तो उसे राजद्रोह माना जाता था। इसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने आपका अर्जुन देव पे आर्थिक रूप से दंड लगाया। 2 लाख रुपए का दंड निर्धारित किया गया। गुरु अर्जुन देव ने यह दंड देने के लिए इनकार कर दिया, और इसी उपलक्ष्य में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, जो काफ़ी विवादों में रहा। देखिए, यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्टिव लुसेंट भी पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस प्रकार की गई है। तो ऑप्शन में उसमें दिया हुआ था कि उन्हें नदी में डुबोकर हत्या की गई थी। लेकिन अगर अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम में क्या जो दिया हुआ है, किताबों में जो दिया हुआ है उसमें लिखा गया है कि अर्जुन देव की हत्या फांसी देकर की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में नदी में डुबो के दिया हुआ है और किताबों में लिखा है फांसी में देकर हत्या, तो सही क्या माना जाएगा? देखिए, जिस प्रकार के ऑप्शन होंगे उसी प्रकार ही जो आपका क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि आ चुका है कि नदियों में डुबा के हत्या की थी, तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप इस पे भी निशान लगा सकते हैं, आइए, क्योंकि ये आयोग ने सही माना। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जहांगीर की जो धार्मिक नीति है उसका ये अपवाद था। दूसरा क्या हुआ, जब कांगड़ा का किला जहांगीर ने जीता था तो कांगड़े के किले को जीतने के बाद गाय काट के वहाँ पे जश्न मनाया गया था। ये भी एक तरीके से जो है धार्मिक कट्टरता की नीति है। इसके अलावा की अगर बात करोगे तो अजमेर में वराह भगवान की मूर्ति को तोड़ के उसे तालाब में फेंकवा दिया गया था। तो ये जहांगीर के समय की प्रमुख कट्टरवादी नीति है, जिसे जो है इतिहासकारों ने जर्नली थोड़ा सा हाईलाइट नहीं करने का प्रयास किया, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिला के अगर बात करोगे तो जहांगीर की जो नीति है धार्मिक, वो सहिष्णुता की नीति मानी जाती है। एग्जाम बेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैंने, देखो, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहांगीर के समय के जो विद्रोह हुए हैं उसमें मैंने खुसरो का विद्रोह आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इसके अलावा रायसिंह का विद्रोह हुआ। रायसिंह के ये राजस्थान के एक शासक थे।
इनके शासनकाल में किसी ने भविष्यवाणी की कि जहांगीर ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से उस भविष्यवाणी से खुश होकर इन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये राय सिंह का विद्रोह था। इसके अलावा बंगाल में विद्रोह हुआ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बंगाल विद्रोह का प्रमुख अड्डा था, क्योंकि राजधानी से काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ पे विद्रोह होते थे। और शेरशाह सूरी ने वहाँ एक नई व्यवस्था बनाई थी। हालांकि शेरशाह सूरी के मरने के बाद वो व्यवस्था वहीं पर समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी जहाँ विद्रोह हुआ और विद्रोह को जहांगीर के समय दबा दिया गया। ये एक कोई खास विद्रोह नहीं है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप याद रख सकते हो। अगर आप कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर कोई फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, 1622 में शाहजहां का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारण ये था कि इस समय मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जहांगीर ने कंधार को कब खोया। जहांगीर ने कंधार खोया 1622। और खोया किस प्रकार? हुआ ये कि इस समय जुनता गुट का प्रभाव था, और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1621 में जब नूरजहां ने लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी थी, तो वो शहरयार को जो है वो बादशाह बनाना चाहती थी। लेकिन शाहजहां, जिसके बचपन का नाम खुर्रम था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो खुद शहजादा जो था वो आपका बादशाह बनना चाहता था। तो नूरजहां ने जहांगीर के कहने पे आपका शाहजहां को कंधार अभियान के लिए नियुक्त किया। इसके उपलक्ष्य में शाहजहां को ये लगा कि ये जो है मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए शाहजहां ने कहा कि मुझे पंजाब का क्षेत्र चाहिए और अतिरिक्त सेना चाहिए, तब मैं कंधार जाऊंगा। लेकिन ये पंजाब का जो क्षेत्र है और अतिरिक्त सेना, ये जहांगीर ने शाहजहां को नहीं प्रदान की, और इसी उपलक्ष्य में शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसी विद्रोह के कारण ये कंधार का जो क्षेत्र है या कंधार का जो किला था वो मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, 1622 में जहांगीर के समय कंधार भारत से निकला। हालांकि बाद में जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो 1639-40 के आसपास इसे पुनः भारत में सम्मिलित करता है, लेकिन अंतिम रूप से 1650-51 के बाद ये किला भारत से निकल जाता है और इसके बाद पुनः ये भारत में शामिल नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंधार का निकलने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वो भारत से अलग हुआ। तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र भारत से अलग हुआ है वो मुगलों के समय की प्रमुख घटना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद महावत खां का विद्रोह हुआ। महावत खां का विद्रोह 1626 में हुआ था। बड़ा व्यापक विद्रोह माना जाता है ये जो विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह का कारण भी नूरजहां थी। नूरजहां, क्योंकि शासन में सब कुछ जहांगीर ने तो शासन एक तरीके से करा ही नहीं है, शासन की जो मुख्य बागडोर है वो नूरजहां के हाथ में थी। तो नूरजहां की आदतों से दुखी होकर महावत खां ने विद्रोह किया और जहांगीर को बंदी भी बना लिया था। लेकिन नूरजहां बहुत चालाक स्त्री थी, उसने अपनी चालाकी से इस विद्रोह को दबाया। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो महावत खां का विद्रोह भी जहांगीर के काल का प्रमुख विद्रोह था। इसके बाद साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए, कोई खास साम्राज्य विस्तार जहांगीर के समय नहीं हुआ है। हाँ, अपने पिता की जो साम्राज्य है उसे एक तरीके से अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन जहांगीर के समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि मेवाड़, जो अकबर के समय जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो मेवाड़ 1615 में जहांगीर के समक्ष अधीनता स्वीकार करता है। तो ये बड़ी उपलब्धि जहांगीर की मानी जाती है। और इसके लिए क्या किया जहांगीर ने? मेवाड़ पर 4 अभियान भेजे थे। कौन कौन से? 1605 परवेज भेजा गया, और जब ये अभियान भेजा गया तो इसमें देबारी का युद्ध हुआ। और देबारी का ये जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था। इस समय मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह, उनका शासन था। तो अमर सिंह ने ये जो युद्ध लड़ा है देबारी का, ये बराबरी पर युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद महावत खां को दोबारा भेजा गया, महावत खां भेजा गया दूसरे अभियान के लिए, लेकिन कोई भी कंक्लूजन यहाँ भी नहीं निकलता है
1609 में अब्दुल्ला खां भेजा जाता है, तब भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसके बाद खुर्रम यानी कि शाहजहां। तो 1615 में जब शाहजहां जाता है तो वो सबसे पहले जो उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था थी उसे अवरुद्ध करता है। पानी की समस्या मेवाड़ क्षेत्र में जब पैदा हुई बहुत लंबे समय तक और लोग प्यासे मरने की नौबत आई, तो लोगों ने अमर सिंह से इकट्ठा होकर जो है विनती की कि ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस तरीके से तो सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो अमर सिंह ने अपने मामा को भेज के सुलहनामा कराया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सुलहनामा हुआ है वो अमर सिंह ने जो शर्तें रखी हैं उसके उपलक्ष्य में हुआ है। बस इस संधि के तहत क्या है कि मेवाड़ घराना अकबर के घराने से यानी कि मुगल घराने से कोई भी शादी संबंध नहीं रखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में आया है। मेवाड़ घराना कोई शादी संबंध नहीं रखेगा मुगलों से। दूसरा ये है, मुगलों की जो शर्त ये थी कि चित्तौड़ का जो किला अकबर ने जीत लिया था वो चित्तौड़ का किला वापस अमर सिंह को दिया गया, लेकिन मुगलों ने कहा कि आप इस किले की जो है चारबंदी या जो इस किले की मरम्मत आप नहीं कराएंगे। और इसके अलावा अमर सिंह खुद दरबार में जाने से उन्होंने मना कर दिया और अपने लड़के करण सिंह को दरबार में भेजा था। और इसके बाद अमर सिंह इस संधि से इतनी उन्हें लज्जा हुई कि उन्होंने शासन अपना छोड़ के नौ चौकी में जाकर एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ जो अधीनता स्वीकार करता है वो जहांगीर के समय करता है, और इस अधीनता स्वीकार करने में खुर्रम यानी कि शाहजहां की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा अगर साम्राज्य विस्तार की आगे की बात हम करेंगे तो दक्षिण अभियान हुआ। देखिए, अकबर के समय भी अहमदनगर से संधि हो चुकी थी, लेकिन अहमदनगर का एक अबिसीनियाई दास था मलिक अंबर। ये अबिसीनियाई दास है जो अफ्रीका में है, और इसने अहमदनगर को बचाए रखने का बहुत प्रयास किया। मुगलों के बहुत दांत खट्टे करे इसने, और इसकी जो नीति है दक्षिण में, ये गुरिल्ला युद्ध नीति थी। मलिक अंबर की युद्ध नीति दक्षिण में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके शिवाजी की जो शिवाजी हुए हैं उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ ये नीति अपनाई। तो मलिक अंबर की जो नीति है वो वर्गीगिरी की नीति थी। ये वर्गीगिरी की नीति थी छापेमार युद्ध नीति या गोरिल्ला युद्ध नीति। इसमें क्योंकि छोटी सेना होती थी, तो छोटी सेना होने के कारण आमने सामने से युद्ध ना लड़के ये पीछे से यह चोरी छुप के आक्रमण करते थे। तो मलिक अंबर की ये नीति दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध हुई है। वर्गीगिरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण की जो नीति है वो क्या कहलाती है, वर्गीगिरी। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि वर्गीगिरी नीति किसने बनाई थी, तो मलिक अंबर ने बनाई थी। और इसी नीति का फिर आगे जाके जो विस्तार किया है वो शिवाजी ने किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हालांकि बाद में क्या हुआ, अहमदनगर से संधि करनी पड़ी क्योंकि अहमदनगर कोई ज़्यादा बड़ी रियासत नहीं थी, और यहाँ भी ये अभियान खुर्रम ने किया था। खुर्रम यानी कि शाहजहां। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था ये 1617 दक्षिण अभियान जो अहमदनगर से संधि होती है 1617 में होती है। इसी अभियान के बाद शहजादे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। इसी अभियान के बाद शहजादे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा अगर हम जहांगीर के समय के विविध तथ्यों के विषय में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जहांगीर को कौन सा फल पसंद था। तो एग्जाम, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, जहांगीर को आम खाना बड़ा पसंद था। इसके अलावा अहमदाबाद जो नगर है उसे गर्दाबाद बोलता है जहांगीर, यानी कि ये धूल और जो है गंदा शहर है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस शहर को गर्दाबाद जहांगीर ने कहा था, तो अहमदाबाद के लिए कहा था। जहांगीर के समय की और अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। हालांकि इसे मैं एक अगली वीडियो से आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपसे यहाँ से जरूर शेयर कर दूं कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ था। क्योंकि कैप्टन हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा जानता था, तो जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उसे 400 का मनसबदार गुजरात में बनाया। तो यहाँ आप नोट कर सकते हो, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार गुजरात में बनाया था। और इसके अलावा इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण जल्द ही जो अनुमति जहांगीर से मिली थी वो अनुमति जहांगीर रद्द कर देता है। तो कैप्टन हॉकिंस
को खाली हाथ लौटना पड़ता है और जहांगीर जो अनुमति प्रदान करता है वो टॉमस रो। तो टॉमस रो का भी एक और बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम किताबों में ये फैक्ट है। आप ये तो जानते होंगे कि टॉमस रो वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की जो अनुमति है, मतलब अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए आए हैं वो अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। तो टॉमस रो ने सबसे पहले अंग्रेजी व्यापार के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी और जहांगीर ने अनुमति दे भी दी थी। इसके विषय में विस्तार पूर्वक मैं जैसे बता रहा हूँ यूरोपीय कंपनी का आगमन में बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टॉमस रो भारत में इतने ही वक्त रहा जितने वक्त भारत का संविधान बना था, यानी कि 2 साल 11 माह और 18 दिन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। टॉमस रो 2 साल 11 माह 18 दिन तक भारत में रुका। हालांकि क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉमस रो कितने समय तक रुका, तो देखिए पूरा लगभग 3 साल बैठता है, तो एग्जाम में ज़्यादातर 3 साल भी पूछा गया है। लेकिन अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो कि जितने दिन में संविधान बना इतने ही दिन टॉमस रो भारत में रुका था। तो टॉमस रो का कॉन्सेप्ट जहांगीर के समय की प्रमुख घटना है। इसके अलावा जहांगीर ने बाबर की तरह आत्मकथा लिखी थी। देखिए बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं कि बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसी प्रकार जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया और जहांगीर की जो आत्मकथा है वह तुजुक ए जहांगीरी है, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। हालांकि जहांगीर ने इस आत्मकथा को पूरा नहीं किया था। इसको पूरा करने का श्रेय मोतमिद खां और बाद में हामिद खां को जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16 से 17 साल तक का वर्णन जहांगीर तो स्वयं करता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, आत्मकथा होती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और जीवनी जिसे बायोग्राफी कहा जाता है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है इसमें 16 से 17 साल का वर्णन जहांगीर खुद करता है, और बाद में जो उसकी घटनाएं हैं वो मोतमिद खां और हामिद खां के द्वारा लिखी जाती हैं। तो तुजुक ए जहांगीरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे हमें जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो सिक्कों पर अपनी फोटो जहांगीर ने लगवाई थी। हालांकि देखिए इस्लाम धर्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्लाम धर्म में किसी भी जीवित मृत पशु पक्षी का फोटो लगाना अवैध माना जाता है, लेकिन जहांगीर जो है ऐसा शासक था जिसने अपनी और नूर जहां की दोनों की फोटो अपने सिक्कों पे लगवाई थी। हालांकि अगर इससे पहले की भी बात करोगे तो अकबर ने भी राम सिया के सिक्के जारी किए थे, राम या सीता ही बोल सकते हैं हम। या उसने जो है 1601 में जब असीरगढ़ का किला जीता था, तो असीरगढ़ किले को जीतने के बाद भी उसने बाज के सिक्के जारी किए थे, तो एक तस्वीर ही है। लेकिन फिर भी खुद की आकृति के जो सिक्के हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, खुद की आकृति के सिक्के जहांगीर ने जारी कराए थे। इसी समय जहांगीर के समय की और भी घटनाओं की अगर हम बात करेंगे तो जहांगीर के समय की प्रमुख घटनाएं हैं कि मराठाओं को उमरा वर्ग में शामिल किया गया। उमरा वर्ग मतलब होता है कि शासन में उन्हें जो है अमीरों का पद दिया गया था। तो जहांगीर पहला शासक था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसने मराठों और अफगानों को अपनी सेना में भर्ती किया। ये आप नोट कर सकते हो। और काफ़ी अगर आप पीसीएस वगैरह देखिए, अभी आने वाले समय में आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है, तो अगर आप उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों पे बहुत फोकस कर सकते हैं। खैर, तो ये जहांगीर के समय की प्रमुख घटनाएं थी और ये इस तरीके से हमारा आज टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार।